टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है सिंधुकालीन कला। लेकिन टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम जिस शब्द के बारे में चर्चा करेंगे वो शब्द है कला। कला शब्द से क्या तात्पर्य है, कला की क्या परिभाषा होती है, पहले इस बात पे चर्चा करेंगे। कला शब्द का इस्तेमाल हम हमारे जीवन में खूब करते हैं, रोजाना इस शब्द का इस्तेमाल बहुत बार करते हैं। लेकिन यदि हमें कला शब्द की परिभाषा पूछी जाए तो इसका उत्तर देने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो इस वजह से हम पहले कला शब्द की परिभाषा पर गौर करेंगे, इसके अर्थ पर गौर करेंगे। कला शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदरता। क्या होता है? सुंदरता। अब कला का शाब्दिक अर्थ सुंदरता होता है तो इसकी परिभाषा या इसका तात्पर्य क्या होगा फिर? तो कला वह माध्यम होती है जो जीवन को सुंदर बनाती है। एक तो ये परिभाषा बना सकते हो। दूसरी, कला वह माध्यम होती है जो जीवन से नीरसता हटाती है। ठीक। दूसरी। तीसरी, कला वह माध्यम होती है जो जीवन को रसमय बनाती है। उसे हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। तो कला शब्द का अर्थ हो गया सुंदरता, और कला का अर्थ हो गया, या कला की परिभाषा होगी, एक ऐसा माध्यम जो जीवन को रसमय बनाए उसे क्या बोलते हैं? कला। या एक ऐसा माध्यम जो जीवन को सुंदर बनाए उसे क्या बोलते हैं? कला। जीवन एक अनंत प्रवाह है, इसमें केवल जन्म और मरण का चक्कर ही शामिल नहीं किया जा सकता। जैसे अनंत की कोई सीमा नहीं होती, अनंत की कोई परिभाषा नहीं होती, उसी प्रकार जीवन की कोई परिभाषा नहीं है, जीवन की कोई सीमा नहीं है। अगर इसे जन्म और मरण के बीच का जो चक्र मान लिया जाए तो फिर जीवन बड़े संकुचित अर्थों में रह जाएगा। तो जीवन इतना अनंत है कि इसके बहुत सारे अनंत ही पक्ष है। अब प्रत्येक पक्ष में कई बार निरस्ता आ जाती है। उस निरस्ता को हटाने के लिए मनुष्य जिन माध्यमों का सहारा लिया जाता है उसे क्या बोलेंगे? कला बोलेंगे। हम हमारे दैनिक जीवन में तनाव का सामना करते हैं, डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो उन सब से अपने विलग होने के लिए, अलग होने के लिए, यानी कि तनाव को कम करने के लिए हम किन चीज़ों का सहारा लेंगे? जैसे संगीत सुनेंगे, या खेलने चले जाएंगे, या कुछ और काम करेंगे जिनसे हमारा मन लगा रहे। तो ये सारी चीज़ें क्या है? कला है। ठीक है। तो कला शब्द का मतलब हो गया सुंदरता, और कला से आशय क्या होगा कि कला वह माध्यम होती है जो जीवन को रसमय या सुंदर बनाए, उसे बोलते हैं कला। अब बात करते हैं सिंधुकालीन स्थापत्य कला की। स्थापत्य का मतलब होता है भवन निर्माण कला। स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन निर्माण कला। अब थोड़ा सा विचार करिए कि भवन निर्माण कला का इतिहास से क्या संबंध है। इतिहास से इसका बहुत गहरा संबंध है कि जितने प्राचीन काल के राजा महाराजा हुए, प्राचीन काल के जितने भी राजवंश हुए, उन राजवंशों की, उन राजाओं महाराजाओं की जो प्रतिष्ठा और शक्ति थी वो किससे जुड़ी होती थी? दुर्ग से, उनके भवनों से जुड़ी होती थी। जितना बड़ा दुर्ग होगा उस राजा की शक्ति भी उतनी क्या मानी जाएगी? जबरदस्त मानी जाएगी। उसके बाद दुर्गों का निर्माण राजाओं ने किसके लिए किया? विदेशी ताकतें जो भारत पर आक्रमण करती थी या उस समय की उनके साम्राज्य पर आक्रमण करती थी, उन आक्रमणों से रक्षा करने के लिए भी उस समय के राजाओं ने, सम्राटों ने भी क्या बनवाए थे? दुर्ग बनवाए थे। तो दुर्ग एक तो उनकी शक्ति का प्रतीक था, दूसरा विदेशी आक्रमणों से उनके साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भी दुर्गों का निर्माण किया गया था। इस बात को ध्यान रखें। अब स्थापत्य कला का मतलब हो गया भवन निर्माण कला को हम क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला बोलते हैं। और सिंधुकालीन स्थापत्य कला में सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? नगर नियोजन की। नियोजन का मतलब होता है सोच समझकर या योजनाबद्ध तरीके से। ठीक। नियोजन का मतलब क्या होता है? सोच समझकर करना कोई काम, या योजनाबद्ध तरीके से कोई काम करना, वो क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। नगर नियोजन, इसका मतलब क्या होगा? नगर का निर्माण करते समय जो योजनाबद्ध तरीके से कोई काम होगा उसे क्या बोलेंगे? नगर नियोजन। या यूं कह दीजिए सोच समझकर या योजनाबद्ध तरीके से नगर का निर्माण करना। सोच समझकर या योजनाबद्ध तरीके से नगर का निर्माण करना क्या कहलाता है? नगर नियोजन कहलाता है। कैसे? देखिए, मान के चलिए कि कोई एक बड़ा शहर है, उसमें कहाँ पर तो कोई नगर पालिका होगी, कहाँ तहसील होगी, कहाँ कौन से बड़े बड़े भवन बनाए जाएंगे, कहाँ रिको एरिया होगा यानी कि औद्योगिक एरिया होगा, कहाँ बड़े बड़े अन्य विभागों के कार्यालय होंगे। तो ये सब चीज़ें प्री प्लान्ड होती है, यानी कि पूर्व नियोजित होती है। ठीक है। और कहाँ जन सामान्य का जो निवास होगा, ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होती है? नियोजित होती है। जैसे मान के चलिए कॉलोनी काटते हैं लोग, तो कॉलोनी में क्या होता है कि यहाँ 20 घर ऐसे बन जाएंगे, इधर इनका दिशा हो जाएगी, इधर जैसे बड़े इलाके होते हैं, बड़े शहर, तो वहाँ स्विमिंग पूल यहाँ बनेगा, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनेगा, यहाँ विद्यालय बन जाएगा, यहाँ जिम बन जाएगी। तो ये सारा क्या है? नियोजन है। यानी कि सोच समझकर किसी कॉलोनी का निर्माण करना क्या कहलाता है? नगर नियोजन कहलाता है। सोच समझकर एक योजनाबद्ध तरीके से
नगर की नींव रखनी या नगर को एक मतलब आधार प्रदान करना, वो क्या कहलाता है, नगर नियोजन कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं इस टॉपिक पर। अब सामान्यतः नगर दो भागों में विभक्त हुआ करते थे, यानी कि सिंधु कालीन नगरों की बात की जाए तो उस समय के जो शहर थे, उस समय के जो नगर थे, वो कितने भागों में बंटे हुए थे, दो भागों में बंटे हुए थे। अब ये दो भाग कौन कौन से, एक तो था पश्चिमी भाग और एक कौन सा था, पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग का कंसेप्ट क्या है? पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग का कंसेप्ट ये था कि एक तरफ तो ये जो राजा महाराजा टाइप के जो लोग थे या पुरोहित जो लोग थे वो रहेंगे, और एक तरफ कौन रहेंगे, सामान्य जनता रहेगी। ठीक है, तो ये इसके पीछे का कंसेप्ट था, उस समय की बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी जो क्षेत्र होगा वो तो था दुर्गीकृत क्षेत्र। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना कि प्रत्येक स्थल से दुर्ग की संरचना के प्रमाण या तो मिलते हैं या अस्पष्ट मिलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो दुर्ग ही रहा होगा। लेकिन फिर भी इतिहासकार और पुरातत्वविदों का ये अनुमान है कि ये जो संरचना मिलती है, इनकी बड़े बड़े जो स्थलों से जो बड़ी बड़ी गुंबदनुमा या दुर्गनुमा जो संरचना मिलती है, वो किसी दुर्ग का प्रमाण, दुर्ग का कोई संकेत रहा होगा। इस बात को ध्यान रखें। तो इस वजह से इनको बोलते हैं दुर्गीकृत क्षेत्र, यानी कि बड़े बड़े सिंधु कालीन स्थलों की बात करें तो एक तरफ तो दुर्गीकृत क्षेत्र था, यानी कि बड़े बड़े ढांचे जो जिसको इतिहासकार मानते हैं कि निश्चित क्या रहा होगा, ये दुर्ग रहा होगा। एक तरफ क्या था, सामान्य जनता का निवास। अब पश्चिमी क्षेत्र दुर्गीकृत क्षेत्र हो गया, और एक ये इसके साथ ये क्या हो गया, ऊपरी क्षेत्र भी, यानी कि नगर दो भागों में बटे हुए करते थे। एक तो था पश्चिमी क्षेत्र, एक था पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र थोड़ा ऊपर क्या होगा, और वहाँ क्या होगा, मतलब राजाओं का निवास होगा या बड़े बड़े अधिकारियों का या पुरोहितों का निवास होगा। और पूर्वी जो भाग था उनमें क्या, सामान्य जनता निवास करती थी। इसके अलावा ये क्षेत्र थोड़ा नीचे हुआ करता था, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र जो था वो थोड़ा क्या था, नीचे था। उसके बाद बात करते हैं, सड़कें सामान्यतः कच्ची होती थी और एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। यानी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सड़कें आमतौर पर कैसी थी, कच्ची हुआ करती थी। अब इस वजह से एक तो कच्ची सड़कें और ऊपर से अब बात करें परिवहन की, आवागमन की, तो परिवहन और आवागमन के लिए किस साधन का प्रयोग मुख्य तत्व था, बैलगाड़ी का। सड़कें कच्ची है, आवागमन के लिए बैलगाड़ी है, बैलगाड़ियों का झुंड निकलेगा। सड़कें कच्ची, इस वजह से जो धूल मिट्टी कण है वो कहाँ आएगी, घरों में आएंगी। तो हमने पहले पढ़ा था कि बैलगाड़ियों के आवागमन से सड़कों को, यानी कि कच्ची सड़कों से जो धूल मिट्टी कण हवा में उड़ करके घरों में आ सकते थे। इस बात का पहले से इलाज कर लिया गया कि घरों में आएंगे तो इसीलिए क्या करेंगे, हमारे घरों के दरवाजे सड़क की तरफ न खुलेंगे तो कहाँ खुलेंगे, सड़क की विपरीत दिशा में। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। दोबारा देखते हैं, सड़कें सामान्यतः कच्ची होती थी और एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती थी। अब समकोण या इस प्रकार से देखिए, जैसे ये मुख्य सड़क होगी, दो सड़कें, ठीक है, और ऐसे, यानी कि सड़कें इस प्रकार एक दूसरे को काटे समकोण पर 90 डिग्री कोण पे काट रही है, जिसे क्या बोलेंगे, ग्रिड पद्धति। जिसे क्या बोलते थे, ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, जाल प्रणाली। मकान कच्ची पक्की दोनों ईंटों से बने होते थे। दो मंजिला मकान भी मिलते हैं। मकानों के दरवाजे सड़क की विपरीत दिशा में खुलते थे, यानी कि घर सामान्यतः कच्ची और पक्की दोनों ईंटों से बनते थे। और दो मंजिला इमारतों के अवशेष भी मिले हैं, और मकानों के जो दरवाजे थे वो सड़क की तरफ ना खुल करके सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे। और इसके मैंने कारण पहले भी बताए थे कि एक तो स्वच्छता के प्रति उनका संवेदनशील होना, और एक निजी और गोपनीय जीवन के प्रति भी उनका क्या होना, संवेदनशील होना। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य कला पर हमने चर्चा की है। उसके बाद एक और चीज थी कि ये जो सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी, तो इनका कुछ साइज तो होगा। साइज था बिल्कुल। जो मुख्य जो राजमार्ग हुआ करते थे, इनकी बड़ी जो सड़कें हुआ करती थी वो मुख्यतः 33 फीट थी, 33 फीट की चौड़ाई थी उनकी। और जो लिंक रोड थी, जो सामान्य गलियारे थे या छोटी मोटी जो सड़कें थी, वो उनकी जो चौड़ाई थी वो लगभग 9 फुट थी। इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी, मकान कच्ची और पक्की ईंटों से बनते थे, तो ईंटों का कोई साइज रहा होगा। तो साइज जो सामने आता है अभी तक की शोधों से, रिसर्च से, तो यही आता है कि 7.5:15:30 इंच इस साइज की ईंटें रही है। यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये था। ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात क्या था, 7.5, 15 और 30 इंच
इस अनुपात की ईंटें अभी तक हमें मिलती है, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद नगर नियोजन में ही एक चीज और आती है, जल निकासी प्रणाली। इनकी जल निकासी प्रणाली क्या थी, अद्वितीय थी, यानी कि विश्व में इस प्रकार की जल निकासी प्रणाली कहीं नहीं मिलती। लेकिन फिर भी हेमचंद राय चौधरी ने क्या कहा था कि क्रीट की राजधानी मोसस और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को छोड़ करके इस प्रकार की जल निकासी प्रणाली विश्व में कहीं अन्य देखने को नहीं मिलती है। तो ये जल निकासी प्रणाली के बारे में हेमचंद राय चौधरी जी का कथन भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं नगर नियोजन में और बात करते हैं, स्थापत्य कला में और बात करते हैं, बंदरगाह कहाँ मिलता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोथल जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, गुजरात में किस नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे। लोथल से एक विशाल बंदरगाह होने का भी क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि ये जो लोथल का बंदरगाह था वो आज की विशाखापट्टनम बंदरगाह से भी बड़ा माना जाता है। और इसके बाद बात करें जलाशय और स्टेडियम की बात करते हैं, तो गुजरात में एक स्थल और पड़ता है जिसका नाम है धोलावीरा। गुजरात में एक स्थल और है जिसका नाम क्या है, धोलावीरा। और ये धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। क्या होता है, सफेद कुआं। धोलावीरा से 16, संख्या कितनी है, 16 छोटे बड़े जलाशय मिलते हैं, वाटर वर्क्स मिलते हैं 16। और इसके अलावा एक स्टेडियम का साक्ष्य भी कहाँ मिलता है, धोलावीरा गुजरात से मिलता है। तो